एक डाउट्स ग्रुप फॉर्म हुआ है जिसमें कि मैं भी मेंबर हूँ। तो कोई भी डाउट्स हो तो उसी में डाल दिया करो, है ना। एक डाउट्स ग्रुप फॉर्म हुआ है तो कोई भी डाउट्स रहता है ना आपको कि जैसे क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो उसमें डाल दो, या तो कोई स्टूडेंट ही कई बार आंसर दे देते हैं, या स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे तो आई विल आंसर, है ना। तो जो नेक्स्ट चीज हम इससे पढ़ते हैं, आ, हमने अभी सीखा है डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, भाई डिफरेंट डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से निकालें। तो ये हम सीख चुके हैं, है ना, कि भाई किस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का हम फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो आज आपको जो टॉपिक पढ़ना है ना, यू विल हैव टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। ये हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है, कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है इसी के ऊपर ये पूरा सब चीजें बेस्ड है ना। डायमेंशनल एनालिसिस एंड जो भी हम डायमेंशनल का एप्लीकेशंस करेंगे, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है इसका अगर मैं स्टेटमेंट देखूं तो इसके दो तीन स्टेटमेंट्स हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की अगर हम बात करें, वी हैव द 2 और 3 स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। तो जो पहला स्टेटमेंट ये है कि जो आपकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की जब भी हम बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट इसका ये होता है कि क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशन, कि ऐसी क्वांटिटी जिसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं कैन बी मल्टीप्लाई, can be multiplied or divide, but we cannot add or subtract them, add or subtract them, है ना। तो ये याद रखना कि भाई क्वांटिटीज हैविंग द डिफरेंट डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइड बट वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट them, कि हम उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। लाइक आपको पता है कि जैसे मैं लिखूंगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, तो फोर्स का डायमेंशन अलग है, मास का अलग है, एक्सलेशन का अलग है, तो हम मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, है ना। मैं लिखता हूँ कि भाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स और एरिया का डायमेंशन अलग है, हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मतलब अलग अलग डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई फोर्स से एरिया को ऐड कर दिया, फोर्स से फोर्स ही ऐड होगा, है ना। वेलोसिटी से वेलोसिटी ही ऐड होगी, है ना। एरिया से एरिया ही ऐड होगा, और सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होगा कि जब दो क्वांटिटी को हम माइनस करेंगे तो सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही माइनस होगी, वॉल्यूम से वॉल्यूम ही माइनस होगा, एनर्जी से एनर्जी ही माइनस होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि अलग अलग डायमेंशन की चीज को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे कि आपको पता है कि हम ये एक्सप्रेशन एक लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो इसमें सारी चीजें ध्यान रखना वेलोसिटीज ही हैं। जैसे v वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी lt माइनस वन, u भी यहाँ पे वेलोसिटी है तो ये भी lt माइनस वन हो जाएगा, और इससे ऐड जो ये चीज होगी ये भी वेलोसिटी होगी। तो a आपको पता है कि a जो होगा वो lt माइनस टू हो जाएगा, लेकिन t मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली ये भी चीज वही आ जाएगी कि lt माइनस वन इज इक्वल टू lt माइनस वन प्लस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी lt माइनस वन ही हो जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी वेलोसिटी के ही इक्वल होगी और उससे वेलोसिटी ही ऐड होगी। तो सारी चीजें जो हैं कौन सी हैं, बेसिकली आपकी वेलोसिटी है। तो कोई भी फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि अलग अलग डायमेंशन की चीजें ऐड होंगी, अगर ऐसा होगा तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। लाइक हम ये भी लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ऐसा आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है तो आप लिख दोगे एल, अगर ये एल है तो इसके सारे टर्म फिर एल होंगे, है ना। कि यू और टी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन इंटू टी, है ना। प्लस हाफ को तो लिखना नहीं है, ये आपका हो जाएगा एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो अल्टीमेटली ये एल आ गया
तो अल्टीमेटली ये t और -1 तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ l बच जाएगा। और यहाँ पे भी आपको होता है t-2 और t2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो l ही बच जाएगा। तो आप देखो लेंथ के इक्वल होगा और लेंथ से ही ऐड होगा, तो लेंथ से लेंथ ही ऐड होगा, है ना। डिफरेंट डायमेंशन कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कंसेप्ट जो है वो ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। सेकंड इसी का एक मॉडिफाइड टर्म है, कोई अलग चीज़ नहीं है ना, कि सेकंड भी कोई इसी का मॉडिफाइड टर्म है कि भाई इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। सेकंड को हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ फिजिकल इक्वेशन और रिलेशन शुड बी सेम, कि कोई फिजिकल इक्वेशन या रिलेशन है तो उसके हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। यही चीज़ है कि भाई अगर फिजिक्स का कोई इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसको बोलते हैं, तो उसके हर टर्म का डायमेंशन सेम है, इसका भी एल है, इसका भी एल है, इसका भी एल है। तो ये भी सेकंड चीज़ वही है कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ फिजिकल इक्वेशन रिलेशन हमेशा क्या होना चाहिए, बेसिकली आपके सेम होना चाहिए। ये अलग अलग नहीं हो सकते हैं, है ना, ये बेसिकली आपके अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो आपका सेकंड टर्म आ गया। थर्ड बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि नीट वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बोलते हैं कि ऑल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, है ना, कि ऑल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक functions are dimensionless, है ना, कि ऑल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक्स का मतलब समझना क्या होता है, कि ये फंक्शन कौन से होते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वही साइन कॉस वाले, साइन कॉस टेन जो भी होता है, इस फंक्शन को क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आपको पता है कि जैसे मैंने बोला कि कोई फंक्शन ये है y इक्वल टू ए साइन, है ना, ए एक्स प्लस सॉरी बी एक्स प्लस सी, ये मैंने लिख दिया कि कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी, है ना। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो ये बोलने का मतलब इसका ये है कि साइन के अंदर कोई भी चीज एंगल होगी ना, साइन के अंदर एंगल होगा और एंगल डायमेंशनलेस होता है ना, कि साइन के अंदर जो भी चीज होगी वो चीज एंगल होगी, तो एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होगा, मतलब साइन के अंदर जो भी चीज होगी वो चीज डायमेंशनलेस होगी, है ना। कि साइन के अंदर कोई भी चीज आ रही है, टेन के अंदर आ रही है, कॉस के अंदर आ रही है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना, डायमेंशनलेस होगी, है ना। तो जैसे किसी ने अगर आपसे बोला कि वाई अगर कोई डिस्टेंस है, हाँ, कि जो भी हम वाई क्वांटिटी ले रहे हैं, अगर ये वाई कोई डिस्टेंस है, तो इसमें जो ये कांस्टेंट है ए बी सी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो आपको पता है सी तो डायमेंशनलेस होगा, है ना। इसको एकदम ध्यान से देखना आप, इसमें सी जो होगा दिस इज डायमेंशनलेस, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के सारे टर्म का डायमेंशन सेम होता है। अगर पूरा टर्म डायमेंशनलेस है तो इसका अलग अलग टर्म भी डायमेंशनलेस होगा। अब सी से बी एक्स ऐड हो रहा है तो बी एक्स भी डायमेंशनलेस होगा, तो बी और एक्स का मल्टीप्लाई करके ये डायमेंशनलेस होंगे, ये भी चीज क्या होगी बेसिकली आपकी डायमेंशनलेस। खाली बी डायमेंशनलेस नहीं, सी तो अलग था तो वो तो डायमेंशनलेस है, लेकिन डायमेंशनलेस चीज से डायमेंशनलेस चीज ही ऐड होगी, तो बी और एक्स का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस होगा। तो अगर एक्स भी मैं ऐसा ले लेता हूँ कि कोई डिस्टेंस ही है ना, कि एक्स जो है अगर ये पोजीशन है तो हम बी का डायमेंशन निकाल सकते हैं कि जो बी का डायमेंशन होगा वो 1/x होगा, और अगर एक्स लेंथ है तो l-1 हो जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, सी डायमेंशनलेस है, बी और एक्स का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस होगा, तो बी 1/x होगा मीन्स l-1 हो जाएगा, और आपको पता है जो y का डायमेंशन होगा वही a का हो जाएगा,
क्योंकि ये पूरी चीज़ तो डायमेंशनलेस हो गई ना, ये वाली। तो जो y का डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका होगा, a का हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द a, तो a का डायमेंशन जो होगा वो l का हो जाएगा। अगर y डिस्टेंस l है तो a भी l हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये मैंने अभी नहीं बताया है, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा डायमेंशनलेस होता है। कि साइन कॉस टेन सेक जिसके अंदर जो भी आएगा वो चीज़ एंगल होगी, तो वो चीज़ डायमेंशनलेस होगी। तो सी डायमेंशनलेस है, इससे जो चीज़ ऐड होगी वो भी डायमेंशनलेस होगी। और अगर ये पूरी चीज़ डायमेंशनलेस है तो वाई और ए का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस साइड का डायमेंशन सेम होता है किसी भी फिजिकल रिलेशन में। हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा, बेसिकली आपका सेम होगा। ये थोड़ा सा लिख लो, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, ये हमने कर लिया इसे। कभी भी अगर लिख नहीं पाओ आप तो मुझे बता देना, या तो आप कोई और भी टूल्स होंगे जिससे कि आप इसको नोट कर लेते होगे या स्क्रीनशॉट ले लेते होगे। जो भी चीज़ आपके पास, ये चीज़ होनी चाहिए रिटर्न में। हमेशा ध्यान रखना है कि रिटर्न में होनी चाहिए आपको। आपको एक नोटबुक मेंटेन करना है ना, कि भाई 3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, नोटबुक है ना, सेकंड मॉड्यूल, और थर्ड एनसीईआरटी। जो भी चीज़ क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, इसको आप नोट करने की हैबिट करो, क्योंकि बाद में फिर भूल जाते हैं नहीं तो नोट्स देखोगे तो अपने आप आपको सारी चीज़ आ जाएंगी। तो जैसे मैंने बताया अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ऐसे मैं एक्सपोनेंशियल बताता हूँ। तो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होंगे, बाद में आपकी जब मैथ्स की क्लास होगी तो और अच्छे से आप समझ जाओगे। एक मैथमेटिकल टूल्स की भी क्लास होती है, तो उसमें आप सब समझ जाओगे, है ना। तो ये जस्ट हमने किया, ठीक है। तो ये जस्ट हमने इसमें डिफाइन किया इसे, तो ये आपने इसको किया है। तो इसमें हम आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं कि कौन से फंक्शन लॉगरिदमिक होते हैं। लॉगरिदमिक फंक्शन, भाई ये कौन से फंक्शंस होते हैं। जिसमें लॉग होता है वो लॉगरिदमिक फंक्शन होता है। जैसे कोई भी फंक्शन में लिख लूँ y इक्वल टू ए लॉग ऑफ, है ना, बी एक्स प्लस सी। तो लॉग के अंदर जो भी चीज होगी वो नंबर होती है ना। लॉग के अंदर जब भी कोई चीज आएगी तो ये नंबर होगा हमेशा, और नंबर हमेशा डायमेंशनलेस होता है ना। तो लॉगरिदमिक फंक्शन में डायमेंशनलेस होंगे, कि लॉग के अंदर जो भी चीज होगी वो डायमेंशनलेस होगी, तो इसके अकॉर्डिंग सी डायमेंशनलेस हो गया, है ना। बी और एक्स का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस हो गया, है ना, कि बी और एक्स का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो जो बी का डायमेंशन होगा वो L-1 हो जाएगा, है ना। और वाई और ए का डायमेंशन सेम होगा, ए का जो डायमेंशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, इसलिए आपका एल हो जाएगा, है ना। ए का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। सेम चीज है, लॉग के अंदर जो भी चीज होगी वो हमेशा क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। ऐसे आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही एक्सपोनेंट, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंट, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब पावर होता है। जैसे कोई भी चीज y इक्वल टू, यहाँ पे अगर ऐसा लिख दूं मैं, ए ई की पावर, है ना। इसी को हम ई को एक नंबर होता है, ई की पावर कुछ लिखते हैं इसमें। ई की पावर मैंने लिख दिया बी एक्स प्लस सी। तो ई की जो भी पावर होगी ये नंबर होगी, ये पूरी चीज डायमेंशनलेस होती है। ये भी क्या हो जाएगा बेसिकली आपका डायमेंशनलेस। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा कि भाई लॉग के अंदर जो भी चीज़ है वो डायमेंशनलेस होगी, ई की जो पावर होगी वो डायमेंशनलेस होगी। तो अगर ई की पावर डायमेंशनलेस है तो आपको पता है सी इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सी क्या हो गया बेसिकली आपका, डायमेंशनलेस हो गया, है ना। बी और एक्स डायमेंशनलेस हो गया। सेम वैसे ही है, सब चीज़ें सेम है, बस फंक्शन चेंज हो रहा है ना। तो अगर बी और एक्स डायमेंशनलेस है तो जो एक्स अगर लेंथ है तो बी की डायमेंशन L-1 हो जाएगी,
और आपको पता है अगर ये पूरी चीज डायमेंशन लेस है तो वाई और ए का डायमेंशन सेम होगा, ए का जो डायमेंशन होगा वो एल हो जाएगा, है ना। तो ये सेम चीजें हैं तीनों। तो जैसे मैंने बोला सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, कि साइन के अंदर जो भी चीज आएगा वो डायमेंशन लेस होगा, ऐसे ही लॉग के अंदर जो भी चीज आएगी वो डायमेंशन लेस होगी। जब भी कोई चीज पावर में होगी किसी की, ई के पावर, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो पावर जो भी होगा वो भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, है ना। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये 3 स्टेटमेंट्स हम नॉर्मली पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अलग अलग डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सेम डायमेंशन की चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। कोई भी फिजिक्स में रिलेशन है उसके हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सही है। और ये मैंने एक्सपोनेंशियल का बता दिया कि जितने भी एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे, ये सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो ये आप थोड़ा सा लिख लो पहले आप, है ना, तो ये आप करें। तो इसी के ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के। ठीक है, ये हमने कर लिया इस तरह से, तो हमने इसको डिफाइन किया ऐसे। चलो, तो आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स, उससे ज्यादा आपको अच्छा आइडिया मिलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, इससे पार्ट ऑफ थ्योरी, आप ध्यान रखना। तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इट्स ए पार्ट ऑफ थ्योरी, है ना। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल कोई थ्योरी से अलग है। फिजिक्स में क्या होती है, बहुत सारी चीजें हम थ्योरेटिकली सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम थ्योरी न्यूमेरिकल भी सीखते हैं। कि जब आप न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हो तो बहुत सारे थ्योरेटिकल चीजों का उससे भी आइडिया मिलता है आपको, वो थ्योरी के ही पार्ट होते हैं। आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस, उसके ऊपर आप ध्यान दो। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। जो आंसर आया मुझे सब आंसर करो। हाँ, नव्या एंड स्नेहा, योर आंसर शेयर करें।
Ritika, your answer is correct. हाँ सही आंसर बता रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग ध्यान देना। इसी के ऊपर जो भी हमने पढ़ा है सब कुछ बेस्ड है। देखो अभी आपने पढ़ा था एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, कि भाई डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय द एक्स, एक्स इसमें लेंथ है ना। तो अभी आपने पढ़ा था कि भाई हर टर्म का इक्वेशन जो भी होगी उसका डायमेंशन सेम होगा। तो अगर ये लेंथ है ये वाला भी लेंथ होगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है, तभी वो फिजिक्स में रिलेशन सही होगा, अदरवाइज करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कि ए और डी का डायमेंशन क्या है, तो ये तो लेंथ ही आ गया, क्योंकि लेंथ हमेशा लेंथ के इक्वल होगी, है ना। डी का पूछा हुआ है तो ये पूरे टर्म का डायमेंशन लेंथ के इक्वल है, मतलब आपका जो डायमेंशन डी टी क्यूब है दिस इज इक्वल टू एल, तो डी इक्वल टू एल बाई टी क्यूब हो जाएगा, और टी टाइम है तो एल टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन एल हो गया और इसका डायमेंशन आपका ये आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो एकदम ऐसे करना है आपको, हर टर्म का इक्वेशन सेम होगा, अपने आप हम सॉल्व कर लेंगे इसे, तो इजिली वी कैन अटेम्प्ट दिस। ये आपका आ गया। ओके अभी मैं क्वेश्चंस जो बोलूंगा वो करना है आप। ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, आप इसको कर सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ, 30 में टाइम है। आई विल चेक द आंसर सून। स्नेहा नव्या योर आंसर इज करेक्ट।
Ritika, your answer is correct. ठीक है ना, सही बता रहे हैं इन्होंने, सही बताया आंसर, है ना, सही आंसर बताया इन्होंने कि भाई इसमें जो ऑप्शन सही है दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब तक सब क्वेश्चन आप सही बता रहे हो, वेरी गुड, है ना। तो आप देखो इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम यूज करेंगे कि अगर ये वेलोसिटी है इसने दिया हुआ है, तो इसका डायमेंशन अगर एल टी माइनस वन होगा, तो जो ये वाला टर्म है ये भी एल टी माइनस वन होगा, है ना, और ये वाला जो टर्म है ये भी एल टी माइनस वन होगा, है ना। तो अब इसने बी का डायमेंशन पूछा हुआ है, तो अब इसको हम अलग कर लेते हैं। तो बी बाई टी प्लस सी जो होगा, इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन होना चाहिए। अब आप देखो टाइम से टाइम ही तो ऐड होगा, तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी, तो सी का डायमेंशन टी का ही होगा, वो टाइम से जो चीज ऐड होगी वो टाइम होगी। तो अब मतलब टाइम प्लस टाइम लिखने का फायदा नहीं है, एक टाइम खाली लिख दो, तो हम लिख देंगे ये जो नीचे वाला पूरा टर्म है ये टाइम ही है, इक्वल टू एल टी माइनस वन आ गया, है ना। तो यहाँ से बी के डायमेंशन आ गई, तो भाई हर टर्म का डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल होगा, तो ये पूरा जो टर्म होगा ये वेलोसिटी हो जाएगी। अब टाइम से टाइम ही तो ऐड होगा, तो ये पूरा टर्म टाइम ही होगा, है ना, कि अगर हम इस पूरे टर्म की बात करें तो ये पूरा टर्म जो होगा ये टाइम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बी की डायमेंशन आ जाएगी, टाइम मल्टीप्लाई कर दो, एल आ गया। एल आ गया मतलब इसमें एम और टी है ही नहीं, तो जब नहीं होता तो एम जीरो एल वन टी जीरो लिख देते हैं, तो बी का जो डायमेंशन होगा वो सिंपल सा आपका ही आ गया। तो इसमें ऐसा कोई ट्रबल है ही नहीं, है ना। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो भी हम चीज पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, ये हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें तो कोई ऐसा ट्रबल वाली कोई बात है ही नहीं, इजिली हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें। ये आपका आगे से ये हम लोग, चलो नेक्स्ट में जाते हैं हम। ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। करेंगे सारे क्वेश्चन हम, लेकिन मतलब हम थ्योरी सीख रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। नवे आपका आंसर सही है। स्नेहा सही है आपका आंसर।
रितिका सही है। ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन। देखो कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में, पता नहीं आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा ये, है ना। वैसे ही किया होगा वैसे आपने कि भाई ये चीज अगर फोर्स है तो ये ए एक्स भी फोर्स होगा, बी टी स्क्वायर भी फोर्स होगा, और ये सी भी फोर्स होगा। ये तो रूल है कि फोर्स फोर्स के इक्वल होगा, उससे ऐड भी फोर्स ही होंगे। हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा, मतलब ये सारी चीजें फोर्स ही होंगी। और फोर्स के डायमेंशन हम जानते हैं कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो एम एल टी माइनस टू होती है ना। तो ऐसा नहीं करना कि आपको ए का निकालो, बी का निकालो, सी का निकालो, ऐसा नहीं करना है। सीधे यहाँ पे पुट कर दो भाई ए एक्स सी बाई बी टी स्क्वायर के डायमेंशन तो पूछ रहा है, तो आप देखो ए एक्स फोर्स है, यहाँ पे फोर्स लिख दिया आपने। सी भी फोर्स है तो आपने एक और फोर्स लिख दिया, और बी टी स्क्वायर भी फोर्स है तो नीचे फोर्स एक और लिख दिया, है ना। एक तो तरीका ये होगा कि भाई ये फोर्स है तो ए की डायमेंशन निकाल लेंगे, ये फोर्स है तो बी की डायमेंशन आ जाएगी, सी तो फोर्स है ही, लेकिन हम सीधे ए एक्स की पुट कर देते हैं। भाई ए एक्स फोर्स है, सी भी फोर्स है, ए भी फोर्स आ गया, फोर्स फोर्स कैंसिल हो गए, सिर्फ एक फोर्स बच गया। मतलब इसकी डायमेंशन वही होगी जो फोर्स की होगी। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, है ना। दैट्स ऑल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। बी ऑप्शन सही हो गया आपका, है ना। तो इस चीज की डायमेंशन जो होगी वो आपकी ये आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे, दैट्स इट, है ना। तो इसलिए आप इसको अटेंड कर लो, है ना। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ मोबिलिटी, है ना। तो सबको आ गया होगा, है ना। आप देखते हैं इसी में टफ से टफ क्वेश्चन भी आ जाएंगे। वन बाय वन मैं करता हूँ, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। या अभी इसको आप नहीं कर पाओगे, हाँ यहाँ कर ही सकते हैं, सही बात है। ये इसके पहले एक दूसरा क्वेश्चन कर लो, फिर ये ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, फिर टर्म्स आपको आ जाएंगे ना। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें P इज द प्रेशर, है ना, V इज द वॉल्यूम, ये भी कैपिटल V है, दोनों वॉल्यूम। इस इक्वेशन को हम वॉन्डरबर्ग्स इक्वेशन बोलते हैं। R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। R इसमें हो जाएगा गैस कांस्टेंट,
and T is temperature. हाँ, नव्या सही आपका आंसर। हाँ, Ritika, your answer is correct and Sneha, your answer is correct. ये स्कूल में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, स्कूल्स के एग्जाम में जरूर आता है ना, ये पूछते हैं आपसे हमसे। नीट में तो इसका मॉडिफाइड वर्जन आएगा, लेकिन सिंपल ये इक्वेशन आपके उसमें आता है ना। बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हो कि भाई देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि ये कोई भी इक्वेशन है ना, अगर ये कोई भी इक्वेशन है तो इसमें डायमेंशन क्या चीज होंगी, सब चीजों की, है ना, अलग अलग चीजों के डायमेंशन क्या होंगे, तो हम निकाल सकते हैं सीधे। आप देखो, आ, ये बी का जो डायमेंशन होगा वो वॉल्यूम का होगा, एल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम से हमेशा वॉल्यूम ही माइनस होता है ना। तो सब चीज का डायमेंशन मैं बता सकता हूँ आपको उसमें। तो बी का डायमेंशन एल क्यूब होगा, हालांकि पूछा नहीं हुआ है। अब इसमें आपको होता है ये प्रेशर है, तो प्रेशर से प्रेशर ही ऐड होगा, मतलब ए बाई वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के इक्वल होगा, पक्की बात है। वॉल्यूम से वॉल्यूम ही माइनस होगा, तो प्रेशर से प्रेशर ही ऐड होगा। वे का डायमेंशन आ गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन आप जानते हो, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और वॉल्यूम का एल क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एल सिक्स हो जाएगा। भाई वॉल्यूम का एल क्यूब होगा ना, तो प्रेशर का तो होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम का एल क्यूब हो जाएगा। अभी हम आर का नहीं जानते हैं, लेकिन आर का भी निकाल सकते हैं। तो ए का डायमेंशन यहाँ से आ गया, ए का डायमेंशन आपका आ गया एम एल फाइव इंटू टी माइनस टू, है ना। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो एम एल फाइव इंटू टी माइनस टू आ गया। अब एक चीज आ गई कि जैसे किसी को निकालना है गैस कांस्टेंट का क्या होता है, तो आपको पता है ये वाला पूरा टर्म प्रेशर है, ये वाला पूरा टर्म वॉल्यूम है, मतलब आरटी की डायमेंशन प्रेशर एंड वॉल्यूम के प्रोडक्ट की डायमेंशन होगी। तो आरटी की डायमेंशन प्रेशर एंड वॉल्यूम के प्रोडक्ट की होगी। तो अगर मुझे गैस कांस्टेंट का निकालना है तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई टी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका आ गया। वैसे इसमें एक एन वाला नंबर ऑफ मोल्स भी होते हैं, लेकिन इसने एक मोल के लिए ले लिया होगा, तो इससे हम निकालेंगे, अदरवाइज आप इसको अभी छोड़ दें। हाँ, ये सही है जो आपका क्वेश्चन था, है ना। तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो किसी में भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको यूज करना है, तो इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं सर, है ना। तो आपका आ जाएगा सही। सही, अब तक सभी क्वेश्चन के आपने आंसर दिए हैं, किसी भी क्वेश्चन में अभी तक आपका ब्लैंक नहीं गया है मेरा, मैंने कोई क्वेश्चन दिया है आपने सॉल्व नहीं किया, मीन्स आपको आती ही चीजें हैं सारी। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
Navya, your answer is correct. Very good. स्नेहा, सही है आपका आंसर। ऋतिका, सही है आपका आंसर। गुड, सही आपने इसको भी सही से क्रैक किया आपने। गुड, है ना। इसने बोला है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, तो थोड़ा सा इसको, है ना, कि मैं अगर इसको स्प्लिट कर लूँ, आपका करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। मैंने ऐसे किया इसे, पी इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बाई बी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। अब आपको पता है अगर ये चीज प्रेशर है, ये भी प्रेशर ही होगा, ये भी प्रेशर ही होगा। हर टर्म का इक्वेशन सेम होता है, मतलब ए बाई बी एक्स जो होगा ये प्रेशर के डायमेंशन हो जाएगी। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। किसकी डायमेंशन जो होगी वो किसकी डायमेंशन हो जाएगी, प्रेशर की। तो आपको सीधे ए बाई बी तो इसने पूछा हुआ है ना, एक्स डिस्टेंस है इसमें, तो एल हो जाएगा, तो एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आपका हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू इन टू एल आ जाएगा। तो एल वाला टर्म कैंसिल हो गया, एम टी माइनस टू, मीन्स बी ऑप्शन होगा, है ना। तो ऐसे मैंने कर लिया, आपने कुछ अलग तरीके से किया होगा। नो प्रॉब्लम, आंसर मैच करने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, क्या पड़ेगा इस तरह से। चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आता है क्वेश्चन। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। Okay, I'll check. Wait for a moment. Okay, let me check.
ये गड़बड़ हुई अब तो। नव्या आपका आंसर सी आ रहा है, स्नेहा आपका आंसर डी आ रहा है। मुझे चेक करना पड़ेगा इससे, मेरे पास इसका आंसर है भी नहीं, वेदर सी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट। चेक करते हैं अभी, है ना, अभी चेक करके ले आएंगे। दो आंसर आ गए ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया फिर। अब एक आता तो मैं कंफ्यूज नहीं होता। हो सकता है अब आपने करेक्ट कर लिया होगा। ओके। अच्छा, स्नेहा बोल रही नहीं, आंसर सही नहीं है। तो वी कैन गो फॉर, ऋतिका ने भी सी बोला हुआ है एंड नव्या ने भी सी बोला हुआ है, तो सी आंसर में भी द करेक्ट। सही बोल रहे हैं, सी आंसर सही होगा, है ना। एक मिनट वैसे चेक कर लेता हूँ मैं, वैसे सी आंसर सही है ना। डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पूछ रहे हैं, तो इन्होंने बोला है फोर्स इक्वल टू अल्फा बाई डेंसिटी, डेंसिटी डी लिख देता हूँ, इनटू बीटा क्यू, है ना। तो बीटा और बीटा की डायमेंशन एकदम आसान है, बीटा क्यूब डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो जो बीटा क्यूब होगा ये आपका इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी मीन्स ml-3, है ना, क्योंकि डेंसिटी से डेंसिटी तो ऐड होगा। तो यहाँ से बीटा की डायमेंशन तो इजिली आ गई, ये 3 इधर चला जाएगा, तो m की पावर 1/3 हो जाएगी और l की पावर -1 हो जाएगी। ये तो सही हो गया, है ना। अब ये सही हो गया तो मीन्स बी में भी सेम चीज़ है, तो आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अब इसने बोला है अल्फा की क्या होगी, तो आपको पता है फोर्स है और इक्वल टू अल्फा बाई डेंसिटी, मतलब ये अल्फा बाई डेंसिटी जो होगा ये फोर्स के इक्वल होगा, है ना। ये तो हो जाएगा, तो भाई अल्फा बाई डेंसिटी जो होगा ये फोर्स के इक्वल है, तो यहाँ से अल्फा की डायमेंशन आ गई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m² L-2 एंड T-2, दैट्स ऑल, दिस द डायमेंशन ऑफ द अल्फा। तो इसके अकॉर्डिंग ये सही है। हम तो कुछ नहीं किया हमने, बाई डेंसिटी से डेंसिटी ऐड होगा, तो बीटा क्यूब डेंसिटी के इक्वल हो गया, और ये अल्फा बाई डेंसिटी है, तो अल्फा बाई डेंसिटी फोर्स के इक्वल है, तो इससे आपका ये आ गया। तो सी फॉर कैट ऑप्शन इज द करेक्ट। हाँ, उसने आप सही बोल रहे थे, आपने वो नहीं किया होगा, इसलिए आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आंसर, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे नहीं पता होता है। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आंसर दो अलग अलग आ गए, तो अब मैं बता नहीं पाऊंगा, चेक कर लेता हूँ।
एक मिनट में चेक करके बताता हूँ आपको किसका आंसर सही है। यू कीप ऑन ट्राइंग, मतलब ट्राई करते रहो। हाँ अभी चेक करता हूँ। सही है, 7/2 वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आई थिंक, है ना। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ स्नेहा एंड नवे आपका आंसर सही है। रितिका आप अपना आंसर चेक कर लो एक बार। डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो एकदम आसान चीज है, ये एनर्जी है ना। आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है क्या चीज दिया हुआ है। यू इक्वल टू है अल्फा रूट वाई, वाई वाई प्लस बी। तो आपको पता है वाई डिस्टेंस है, तो बीटा की भी डायमेंशन डिस्टेंस की होगी। बीटा तो लेंथ हो गया, है ना। अब आपको पता है ये पूरा लेंथ है, तो अल्फा रूट वाई की डायमेंशन जो हो जाएगी वो u इंटू लेंथ हो जाएगी, क्योंकि पूरी चीज लेंथ है, मल्टीप्लाई कर दो आप। तो अल्फा की डायमेंशन आपकी हो जाएगी u इंटू लेंथ बाई रूट वाई, बस हो गया। u की डायमेंशन एनर्जी की होती है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आ गया। लेंथ इज लेंथ, और y आपका l की पावर हाफ आ गई, है ना, दिया हुआ है आपको। तो यहाँ से अल्फा की डायमेंशन आ गई, है ना। तो ये आपका आ गया एम एल 5/2 इंटू टी माइनस टू, है। लेकिन आपसे अल्फा नहीं पूछा हुआ है, इसने पूछा है अल्फा एंड बीटा का कितना होगा। वो एल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/2 प्लस 1 7/2 आ जाएगा। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो एकदम एक्सप्रेशन क्या है उससे मतलब नहीं है, स्टिक टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे आपको ध्यान देना है, ऐसा। ओके अभी मैं बताता हूँ इसे। ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
हाँ, नब्बे योर आंसर इज करेक्ट। जब तक मैं नहीं बोल रहा मतलब आपका आंसर सही नहीं है। नब्बे योर आंसर इज करेक्ट। ना, स्नेहा बेटा ये सही नहीं है। ओके, मैं दे बताता हूँ। आई विल टेल यू क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं है, इसने इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ये है, डायमेंशन ऑफ के क्या होगा। तो आपको तो साइन के अंदर जो भी चीज होगी वो हमेशा डायमेंशनलेस होती है। ये जो के टी टर्म होगा ना, ये हमेशा डायमेंशनलेस होगा। साइन के अंदर हमेशा एंगल ही तो होगा, तो चाहे स्क्वायर के अंदर एंगल हो चाहे कैसे भी एंगल हो, डायमेंशनलेस होगा। मतलब के और टी का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है, मतलब वन है ये। कई बार डायमेंशनलेस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप वन भी लिख लो। तो मतलब के की डायमेंशन जो होगी वो वन बाई टी की होगी, है ना। के और टी तो डायमेंशनलेस है, तो के की डायमेंशन वन बाई टी होगी, है ना। और वन बाई टी जो होगी वो टी माइनस वन आ जाएगा। और आप देखो अब टी माइनस वन किसका हो सकता है, मीटर तो हो नहीं सकता है, सेकंड भी नहीं हो सकता है, रेडियन भी नहीं हो सकता। हर्ट्ज सही है, क्योंकि वन बाई टी तो फ्रिक्वेंसी होती है ना, कि दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, है ना। और फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, तो हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्योंकि आपका के का डायमेंशन वन बाई टी आ गया, वन बाई टी फ्रिक्वेंसी होता है और फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, तो हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। है तो थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है स्टेट की बजाय, है ना। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, नब्बे सही है आपका आंसर।
स्नेहा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ रितिका, योर आंसर इज करेक्ट। सभी का आंसर सही है, सही है। आप सही आंसर बता रहे हो सब लोग, है ना, क्योंकि आपको पता है बी और एक्स जो है वो डायमेंशनलेस होगा। बी और एक्स का 1 हो जाएगा, तो बी का डायमेंशन L-1 हो गया। डी और टी भी डायमेंशनलेस होगा, तो डी और टी 1 हो गया, तो डी का डायमेंशन T-1 हो गया। तो डी बाई बी पूछा हुआ है, तो T-1 L-1 मीन्स LT-1 आ गया, मीन्स वेलोसिटी का आ गया। डी फॉर डेली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। आसान सा क्वेश्चन था ये, बशर्ते कि आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता है। ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ओके, ओके, कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें गैस कांस्टेंट पीवी अपॉन टी लेना है। क्या चीज? इसमें आर के डायमेंशन पीवी अपॉन टी लेना है। हाँ, पीवी अपॉन टी ले लो, आर की डायमेंशन। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वैसे सही बोल रहे हो आप, इसमें पीवी बाई टी ले लो। हाँ, स्नेहा एंड नव्या, आपके आंसर सही है। वेरी गुड, सही आपने आइडेंटिफाई कर लिया। मतलब बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है आपको। स्टिक टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो क्या है कि आप सिंपल सा इसने पूछा अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, तो ये चीज प्रेशर है, ये थोड़ा दिया होना चाहिए था आपको। ये चीज प्रेशर है, मतलब सिंबल का यूजुअल मीनिंग है। वी जो है वो वॉल्यूम है ना। टी टेम्परेचर है, और आर इसमें गैस कांस्टेंट होता है, लेकिन उसकी डायमेंशन जानने की आपको जरूरत नहीं है ना। आप इस तरह से देखो कि ये प्रेशर है, ये पूरी चीज डायमेंशनलेस होती है ना, कि ये पूरी चीज क्या होती है बेसिकली आपके डायमेंशनलेस। ये तो आपने पढ़ा कि ये और उसकी पावर पूरी डायमेंशनलेस होगी, मतलब अल्फा वी बाई आर टी, माइनस का मतलब नहीं होता डायमेंशन में, तो ये इक्वल टू 1 है ना, कि अल्फा वी बाई आर टी क्या है बेसिकली आपका, ये जो है वो 1 के इक्वल है। और मतलब अल्फा की डायमेंशन जो होगी वो आर टी बाई वी के इक्वल होगी। अब आर टी की डायमेंशन हम कैसे निकालें, वो यहाँ से निकाल लेंगे। आप देखो ये चीज अगर डायमेंशन लेस है, तो ये अगर प्रेशर है तो ये पूरा चीज प्रेशर ही तो होगा, और वॉल्यूम से वॉल्यूम माइनस होगा मतलब ये पूरा वॉल्यूम है। मतलब एक तो चीज ये आ गई, और दूसरा एक आ गया कि आर टी बाई वी जो है वो प्रेशर के इक्वल है ना। यहाँ से समझ में आ गया कि भाई ये चीज डायमेंशनलेस है, तो उससे ये आ गया 1, तो अल्फा की डायमेंशन आर टी बाई वी आ गई, है ना। और यहाँ से समझ में आ गया कि आर टी बाई वी जो भी होगा वो प्रेशर के इक्वल ही तो होगा, बस अल्फा की डायमेंशन प्रेशर के इक्वल आ गई। तो अल्फा जो होगा वो डायमेंशनली प्रेशर के इक्वल होगा, है ना। प्रेशर के इक्वल होगा मीन्स इसकी डायमेंशन जो होगी वो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 होगी। थोड़ा केयरफुली देखो, कहीं अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले किया है, उसमें कुछ भी बात चीज नहीं है। ई की जो भी पावर होगी वो डायमेंशनलेस होती है, ये चीज 1 हो गई। फिर ये पूरा डायमेंशनलेस है, तो ये प्रेशर है, तो ये पूरा प्रेशर ही तो होगा। ये नीचे वाला टर्म वॉल्यूम है, तो आर टी बाई वी प्रेशर के इक्वल है, तो आर टी बाई वी प्रेशर के इक्वल है, तो अल्फा ही प्रेशर के इक्वल है। तो किसी चीज के डायमेंशन निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल सा इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिर हम इस तरह से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो दैट्स इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफ़ी है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो आपको मॉड्यूल से पढ़ना है ना, पेज नंबर मेरे ख्याल से मैंने कुछ बताया था आपको, है ना, काफ़ी हद तक पढ़ लिया था आपने। हाँ, अब आपको जो मॉड्यूल से पढ़ना है वो स्पेशल फीचर्स अब आ जाएंगे, है ना, आपके स्पेशल फीचर्स आ जाएंगे। हाँ, पेज नंबर 15 तक, है ना, आपका जो होमवर्क है कवर मॉड्यूल, सिर्फ रीड नहीं, कवर मॉड्यूल, मतलब जो भी उसमें क्वेश्चंस वगैरह सारा करना है। कवर मॉड्यूल फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 15, है ना। इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तक आ जाएगा, तो उसको ठीक से पढ़ लेना, है ना, क्या क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है ना। तो उसी के बेसिस पे लास्ट पे जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे ना, फिर पूरे क्वेश्चन आप एक साथ करना, जो लेवल 1 लेवल 2 असाइनमेंट्स है ना, वो एक साथ हम सारी अटेम्प्ट करेंगे, है ना, ब्रेक करके नहीं करेंगे, एक साथ पूरी कर लेना आप, एक दिन में पूरा कर लोगे, है ना। ऐसे ब्रेक करके हो सकता है ना कि अभी आपने वो पढ़ा नहीं होगा और वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी आपको सेशंस की, उसी डाउट ग्रुप में मिलेंगी। डाउट ग्रुप में अगर आप मुझे मैसेज कर दोगे ना कि मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, है ना, कि आपके डाउट ग्रुप में अगर आप मुझे मैसेज कर दोगे कि मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आई विल गिव द रिकॉर्डिंग, है ना, कि डाउट ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना। तो उसमें मैसेज एक बार कर देना तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूँगा, है ना, कि जो भी सेशंस है सब रिकॉर्डेड होते हैं, है ना। ये आपका डेटा से, तो ये जस्ट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका गया, दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज पढ़ना था लेकिन आज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पढ़ लिया, तो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट में लगभग ये खत्म हो जाएगा चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस। फिर आप सारे लेवल्स के असाइनमेंट्स कर सकते हो, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे इसमें, है ना, नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। इसको ठीक से अच्छे से पढ़ के आना, तो नेक्स्ट क्लास में विल गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। और ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे तो देखोगे आपका अपने आप ही इंप्रूवमेंट आता जाएगा, नो नीड टू पैनिक, है ना। मैंने बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं और एक से एक रैंक नीट में उन्होंने क्रैक किया हुआ है। समटाइम्स आई विल शो द वीडियो ऑल्सो, है ना, कि उन स्टूडेंट्स की वीडियो शो करूंगा मैं आपको कभी, है ना। तो आपको कुछ नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते चलो, आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसे कुछ नहीं करना है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर।